Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US Classes and this video is for class 11th मैथ्स स्टूडेंट्स और ये हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका सेट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेट, यानी सेट क्या होता है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग सेट फर्स्टली वी राइट द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ओके, एंड द डेफिनेशन इज सेट इज well defined collection of objects. Okay, यानी what is set? Set is well defined collection of objects. यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है well defined, okay, इसको हमें बड़े अच्छे से समझना है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वेल डिफाइंड का मीनिंग सर क्या होता है। हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, उसमें थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको डिस्कस करता हूं कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। अच्छा देखिए, ये तो बात समझ में आ रही है कि सेट्स क्या है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स आप बड़ी आसानी से समझते होंगे। ऑब्जेक्ट्स सपोज दैट क्लासरूम में अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना हो तो क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं इसको। हमारा डस्टर है, टेबल है, ह्यूमन बीइंग भी आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। नंबर्स भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट्स में मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इन चीजों को ऑब्जेक्ट्स को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ वो डिफाइन करने वाला हूँ वेल डिफाइन, कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। तो वेल डिफाइन के बारे में अगर मैं कहूँ आपसे, चलो इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं तो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले मैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिफाइन करता हूं, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पर आऊंगा कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलिए मुझे बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, ठीक है ना, क्रिकेटर्स इनको लिखना है यहाँ पर, बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, ठीक है ना। मैंने आपसे भी कहा, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स से मैंने बोला कि चलिए ठीक है, आप पेपर पर मुझे बेस्ट 5 क्रिकेटर्स के नाम लिखकर दिखाइए, ठीक है ना। आपको इधर उधर किसी की कॉपी पे देखना नहीं है, ठीक है ना, आपको इंडिविजुअल लिखना है आपको। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स को यहाँ पर ले लेता हूँ और पहला स्टूडेंट्स भी कंसिडर की मोहित एक कोई स्टूडेंट्स है और दूसरा स्टूडेंट्स मैंने कंसिडर किया रोहन। ओके, मोहित और रोहन। मोहित ने लिखना स्टार्ट किया 5, उन्होंने बोला कि सर सचिन तेंदुलकर है, डेविड वार्नर है, आपका उसने लिस्ट अपनी वो बना रहा है, सचिन तेंदुलकर, डेविड वार्नर, MS धोनी, ठीक है ना। फिर उसने बोला कि मुझे कोई भी विराट कोहली सपोज दैट, ठीक है ना, कोई और क्रिकेटर ले लिया, रोहित शर्मा सपोज दैट, ये लिखा हुआ मोहित ने। रोहन का नंबर आया, रोहन ने भी अपने 5 बेस्ट क्रिकेटर्स जो है वो लिखे यहाँ पर। तो रोहन के अकॉर्डिंग 5 बेस्ट क्रिकेटर्स उसने कहा कि ठीक है रोहित शर्मा हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसने बोला कि इरफान पठान सपोज दैट। थर्ड उसने ले लिया स्टीव स्मिथ। फोर्थ ले लिया उसने सपोज दैट, उसको लगता है कि शायद ये बेस्ट रहेंगे, अर्जुन रणतुंगा, रोमा श्रीलंका। एंड नेक्स्ट उसने ले लिया सपोज दैट कि ग्रेम स्मिथ, ठीक है ना, उसने बनाया। तो यहाँ पर जब हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस्ट 5 क्रिकेटर्स अकॉर्डिंग टू मोहित और अकॉर्डिंग टू रोहन, दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग लिस्ट बन के तैयार हुई है 5 बेस्ट क्रिकेटर्स की। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए। सब इसको बड़ी अच्छे से समझ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ये वेरी कर रहा है यानी कि वेरी करने से मतलब कहते हैं कि चेंज होना, ठीक है ना, इसको चेंज भी बोल सकते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है ना, कि चेंज होता है। अगर कि पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है, जो कलेक्शन बनाने के लिए हमने दिया 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शन बनाने के लिए दिया स्टूडेंट्स को, और उसमें से मैंने 2 स्टूडेंट्स के कलेक्शन को यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना, देन वी कैन से दैट दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसको बड़े अच्छे से आप समझिएगा। मुझे लगता है कि शायद वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो दैट मीन जो हमारा जो कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स है इज नॉट अ सेट, ये आपका जो है वो सेट नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर ये सेट नहीं होगा तो कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं, इसको हम लेते हैं यहाँ पर। सपोज ने क्या किया यहाँ पर, मैंने फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट्स से बोला कि चलिए ठीक है, आप क्या करिए कि मुझे नेचुरल नंबर्स लिखकर दिखाइए, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लेते हैं, चलिए लेस देन 10,
ठीक है ना, यहाँ पर नेचुरल नंबर। फिर से हम वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी लिया था, रोहन और मोहित, ठीक है। रोहन ने भी लिखे अपने और मोहित ने भी लिखे। तो रोहन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मोहित का नंबर आया, मोहित ने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई थर्ड स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली वो भी यही लिखेगा, हम आपको बता दें। तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का जो कलेक्शन है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट और पर्सन टू पर्सन, ये जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं, डेफिनेशन भी है हमारी, ठीक है ना। अगर चेंज नहीं हो रहा है, सपोज दैट, देन इट इज वेल डिफाइंड, और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, देन वी कैन से दैट इट इज अ सेट। ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर्स लेस देन सेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इज अ सेट बिकॉज ऑफ इट इज वेल डिफाइंड। आई थिंक ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली जो मैंने अपने क्लासरूम में ऑब्जर्व किया ना, बच्चे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझ जाते हैं, बट वेल डिफाइंड तो उनको मीनिंग जो है वो कई बार समझ में नहीं आता। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि आपको वेल डिफाइंड का मीनिंग हम समझाएं, और जो डेफिनेशन हमारी जो होगी, कई स्टूडेंट्स पेपर में भी लिखते हैं ना जब, तो वो लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट, नॉट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट, ठीक है ना। जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड का मीनिंग ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना। अब सेकंड थिंग आती है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ऐसे नहीं, ये तो डेफिनेशन होगी आपकी। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, मेथड है, वो भी अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड इज कॉल्ड मोस्ट इंपोर्टेंटली सेट होल्डर फॉर्म, और इसको प्रॉपर्टी मेथड भी हम लोग जो है वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही डिस्कस करने वाला हूं आपसे अभी इसके बाद कि ये क्या होता है या कैसे करते हैं हम। तो नेक्स्ट आता है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस सेट्स को कैसे, नंबर 1 सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। यहां पर ये क्या होने वाली है, चलिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेट कंसीडर करते हैं। सेट कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में वो कैसे लिखा जाता है उसके बाद करेंगे। हमने लिया यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो ये आप समझ सकते हैं, बट ऑब्वियस है कि हमारा ये जो सेट होगा, क्योंकि वॉवेल्स जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स है वो ए ई आई ओ यू ही होते हैं। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, ए ई आई ओ एन डी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अच्छा, अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, तो बड़ा आसान सा तरीका है। रोस्टर फॉर्म में जो आपके एलिमेंट्स है, ठीक है ना, इनको हम क्या करेंगे, कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे। सबसे पहले कॉमा के द्वारा सेपरेट हो जाएंगे, और ये करली ब्रैकेट में आप इसको क्लोज कर दीजिए इस तरह से। करली ब्रैकेट में क्लोज करना है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे गलती करते हैं, वो इस तरह के ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं, फिर ये गलत हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट्स की भी अपनी एक हिस्ट्री है कि कौन सा ब्रैकेट्स कहां पर किस तरह से यूज होते हैं। जनरली इन मैथमेटिक्स हम लोग 3 ब्रैकेट्स यूज करते हैं, करली ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट एंड लार्जर ब्रैकेट। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। अब इस टॉपिक में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंटली करली ब्रैकेट ही आपको यूज करना है, ठीक है ना। और थर्ड इंपोर्टेंट कि जो आपके सेट्स होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट्स किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेट को नाम दे दिया, ये क्या हो गया हमारा, सेट है, और इस तरह से हम इसको लिखते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। नाम ही है टेबुलर, यानी कि टेबल की फॉर्म, ठीक है ना। टेबल की फॉर्म में क्या होता है, इसको अगर मुझे डेफिनेशन को अगर वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखना है, तो इस रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, ये कलेक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट्स का, इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी वर्ड यूज करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेट्स के अंदर जो आपके नंबर्स लिखे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं हम, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और मोस्ट है मेंबर्स भी बोला। इन जनरल हम लोग या तो एलिमेंट्स वर्ड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर बहुत कम वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन मेंबर्स भी आपका जो है वर्ड होता है। इन तीनों का सेम मीनिंग है। सेट्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स तो बोलते हैं, इसके साथ साथ एलिमेंट्स भी वर्ड यूज करते हैं और मेंबर्स वर्ड भी यूज करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं किसी बुक्स में यूज किया गया तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऑल एलिमेंट्स आर सबसे पहले लिस्टेड,
यानी कि लिस्टेड का मतलब जो एलिमेंट्स आपके सपोज दैट वॉवेल्स हैं वो वॉवेल्स सारे के सारे लिस्टेड होंगे या टेबुलर फॉर्म में लिखे होंगे वॉवेल्स। पहली चीज ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। दूसरा सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं। अगर आप सेपरेट नहीं कर रहे हैं तब भी आपका स्टैंडर्ड वे नहीं होगा लिखने का, लिखना पड़ेगा आपको, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। इंपोर्टेंटली डेफिनेशन में भी ये लाइन लिख दी है मैंने इसीलिए, एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट, इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। यानी कि इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, लिस्टेड एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इन सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हमारा सेकंड सेट आ जाएगा तो वो सेट हम भी कंसीडर लेट कर सकते हैं। तीसरा थर्ड सेट होगा तो उसको सी कंसीडर कर सकते हैं। उसका भी जो है वो आपको ध्यान रखना। आई थिंक कि आपको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2 आता है आपका सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म, ओके। अब ये सेट बुल्डर फॉर्म क्या है, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं आपके लिए, एग्जांपल में चेंज नहीं कर रहा हूं यहां पर। कलेक्शन ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन में बाद में बात करूंगा। यहां पर सबसे पहले मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूं कि अभी मैंने कलेक्शन ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश अल्फाबेट को जो है मैंने किसमें लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अगर इसी को मुझे सेट बुल्डर फॉर्म में अगर लिखना तो फिर हम वो कैसे लिखते हैं, ओके। इसको भी मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। आप क्या करिए, कर्ली ब्रैकेट लगेगा और एक हमने क्या किया, एक्स यहां पर एलिमेंट्स लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया, एलिमेंट्स लिख दिया। यहां पर आपको ध्यान रखना है। और एक्स को हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि एक्स जो है वो क्या है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या है, वॉवेल्स है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फा। यहां पर ये क्या है, आपका एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर क्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको जो है वो आपको ध्यान रखना। यानी दैट मींस, इसको हम अदर वर्ड्स में अगर डेफिनेशन के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, इसको मैं सेकंड एग्जांपल पे भी आपको बता दूंगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सेट बुल्डर फॉर्म जब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्लासरूम में तो बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, तो यहां पर भी मैं अभी 1-2 एग्जांपल्स और लेने वाला हूं जिससे कि आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा बड़े अच्छे से कि सेट बुल्डर हमारा फॉर्म क्या होता है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की यहां पर बात करता हूं तो डेफिनेशन में क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ all elements present in mention, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी को आपको, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होते हैं उसको एक प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक मैं सेकंड एग्जांपल लेने वाला हूं, उससे इसके बारे में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। यहाँ पर ये कलेक्शन है आपका किसका है, यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम डिफाइन करेंगे, ये नेचुरल नंबर्स मुझे लग रहे हैं और 2 से डिविजिबल लग रहे हैं मुझे नंबर ये, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया और ये आपको सेट ए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये क्या हो गया, और रोस्टर फॉर्म हो गया। ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए हैं कि रोस्टर, कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए गए कि रोस्टर फॉर्म है तो उसको हमें क्या करना है, सेट बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेट बुल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो इसी पर बेस्ड दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके बाद आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म है एंड हमें क्या करना है, इसको सेट बुल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है। सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए सबसे पहले फिर वही सेट ए वही रहेगा आपका, एक्स रहेगा। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं ये हमारे क्या है, इवन नंबर्स है। बट इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स इज इवन नंबर, तो देखिए ये बिल्कुल आपने एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इवन नंबर तो हमारा -2 होता है, -4 भी होता है।
तो ये किस तरह के इवन नंबर्स है? नेचुरल नंबर। और इवन नंबर अगर आप लिख रहे हैं तो 12, 14, 16 वो भी इवन नंबर्स होते हैं। तो ये आपने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी जो है इस एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स इसके अंदर लाई करते हैं। तो यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है वो इन एलिमेंट्स को बाउंड नहीं कर रही है आपका, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, तो ये सेट ए को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पहली चीज आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर ये नहीं है तो फिर कैसे लिखना है? आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो प्रॉपर्टी यहां पर लिख रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा x इज अ नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इवन नेचुरल नंबर अभी भी नहीं, इवन में तो आपका क्या है, वो आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, तो -2 तो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, लेकिन 12, 14 आ जाएगा। इवन नेचुरल नंबर, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 10 के इक्वल होगा या 10 से लेस होगा। अब ये यहाँ पर बिल्कुल सही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यानी अब ये सेट ए को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो देखिए यहाँ पर मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया। अगर आप नोटेशन फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इवन नेचुरल नंबर को बड़ी आसानी से, ये मल्टीपल ऑफ 2 होता है, तो x इक्वल टू हम 2n लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से भी बुक्स में लिखा होगा, हम आपको बता दें x इक्वल टू 2n, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 5 है। लेकिन 1 से लेकर 5 तक तो देखिए 1.1 भी इंक्लूड हो जाएगा आपका, 1.2 भी इंक्लूड हो जाएगा, डेसिमल में भी आएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपने n यूज किया है वो क्या है आपका नेचुरल नंबर। अब ये परफेक्टली डन लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही तरीके से कि x क्या है, मल्टीपल ऑफ 2n है, और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा आपका। बट यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि जब आप ग्रेटर देन 1 यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए कि 1.1 भी इंक्लूड है। बट अगर आप डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर ही है, तो फिर आपको 1.1 या 1.2 नहीं, 1 या 1 के बाद जो नंबर आएगा वो 2 ही आएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका सेट होल्डर फॉर्म हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पार्ट्स में दिए गए हैं, उसमें आपको रोस्टर फॉर्म से सेट होल्डर फॉर्म और सेट होल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। अब अगर इसी को मुझे, ठीक है ना, ये लिखा हुआ, इसी को मुझे सपोज दैट रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर मुझे ये सेट होल्डर फॉर्म दी गई है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म, तो बड़ी आसान। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, ये मैं रोस्टर फॉर्म लिखने वाला हूँ, उसी को मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x इक्वल टू 2n, यानी मल्टीपल ऑफ 2 है, और n की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5 ही ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8 और 5 रखेंगे तो 10। तो ये हमारी क्या हो गई, जो आपकी ये सेट होल्डर फॉर्म है, इसी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। ये तो आपकी बात होगी रोस्टर फॉर्म और सेट होल्डर फॉर्म की, कि कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर जो है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए आप जरा यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी आती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमेटेरियल, ठीक है ना। इमेटेरियल का मतलब होता है नो मैटर, यानी ऑर्डर जो एलिमेंट्स का है वो नो मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैंने यहीं पर ये ले लेता हूं, मैंने एक सेट लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसको 4, 2, 8, 10, 6 अगर लिख देता है तो इसका भी सेम मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स इस सेट में रिप्रेजेंट इस सेट में है और वही एलिमेंट इस सेट में भी है, तो यानी कि ये दोनों जो हैं वो सेट एक ही होंगे, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि किसी और सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यही मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इमेटेरियल, यानी कोई मैटर नहीं करता। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है, पहली चीज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट, यानी एलिमेंट जो होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड जनरली, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है जनरली, इसके जो लेटर्स हैं इसका हमें एक सेट जो है वो जनरेट करना है, ठीक है ना। तो किस तरह से लिखेंगे, नोटेशन आप सेट ए दे सकते हैं, ए के अलावा मैं आपको बता दे रहा हूं बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि हमेशा ये देना होता आपको। किसी भी कैपिटल इंग्लिश
अल्फ़ाबेट का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको जी भी दे सकते हैं, एच दे सकते हैं, नो मैटर, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ए ही देना होता है। आप ए नहीं देना चाहते हैं, बी दीजिए, सी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ना, कई बच्चे जो है बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर हमेशा आप ए से स्टार्ट करते हैं, क्या हम इसको किसी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं? तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया कि इसको अदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेटर सब आप देखिए जरा, यहाँ पर पहला लेटर है यहाँ पर जी, सेकेंड ई, थर्ड एन, फोर्थ ई है, बट ई हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आर, ए, एल 2 बार है बट 1 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सेट बन के तैयार हो गया वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड जनरली से यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। सपोज दैट मैंने कोई सेट लिखा है यहाँ पे 2 2 3 4, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन गलत है, इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको 2 को 2 टाइम्स लिख दिया। अगर हमें इस सेट को लिखना होगा तो हम इसको 2 3 4 लिखेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन रोस्टर फॉर्म रिपीट नहीं होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से कोई सेट लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे, ये राइट वे नहीं है आपका। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 एलिमेंट जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग जो इसमें आपको याद रखना है, सपोज, ठीक है ना, यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ है, इसी पर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। सपोज ये हमारा कोई सेट ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का एलिमेंट है आपका ये। या फिर हम इसको 2 इज मेंबर ऑफ ए सेट ए, ये भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी 2 इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए, इस तरह से भी इसको कॉल कर सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस सिंबल इज नॉन एज बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। तो इसको हम इस तरह से जनरली, और ये हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी तो नहीं लिखते, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपकी नोटेशन पर बेस्ड रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नोटेशन यूज करते हैं। तो इन जनरल जो हम लोग है बुक्स में या जैसे भी आपको दिया होगा वो ये लिखा हुआ 2 बिलोंग्स टू, यानी कोई भी सेट लिखा हुआ है तो वी कैन राइट 2 बिलोंग्स टू ए। और अच्छा देखिए, इसमें मैंने एक एलिमेंट लिया 12, जो कि इसमें नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 12 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ध्यान रखिएगा, यानी बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के अगर हम इसको कट कर देते हैं, एंड दिस इज नॉन एज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पर बनाया था, ठीक है ना। इसके बाद में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस है उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जो आगे वीडियो बनाते हैं वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।